नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान से आतंक मुक्त माहौल में बातचीत पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, तीसरे पक्ष को शामिल करने से इनकार। भूमि बिल से किसानों को नुकसान नहीं, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा फायदा। पंजाब में प्रधानमंत्री ने कहा, गुमराह न हो किसान। आईएएस डीके रवि की मौत की होगी सीबीआई जांच, कर्नाटक सरकार की सिफारिश। मुख्यमंत्री का विधानसभा में ऐलान। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का निधन। सिंगापुर को विश्व स्तरीय देश बनाने में बड़ा योगदान, भारत समेत कई देशों ने जताया शोक। अभिनेता शशि कपूर को मिलेगा 2014 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 100 से ज्यादा फिल्मों में शानदार अभिनय। और आइए देखते हैं पहली खबर। सिंगापुर के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का आज तड़के निधन हो गया। 91 साल के ली कुआन को निमोनिया हुआ था। भारत समेत अनेक देशों ने ली कुआन के निधन पर शोक प्रकट किया है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। ली कुआन यू का पार्थिव शरीर सिंगापुर के राष्ट्रपति भवन लाया गया तो सड़कों पर लोग आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनके बेटे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने उनके निधन की घोषणा की। The first of our founding fathers is no more. He inspired us, gave us courage, kept us together, and brought us here. He fought for our independence, built a nation where there was none, and made us proud to be Singaporeans. करीब 5 दशक पहले ली जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, उसे तीसरी दुनिया का देश माना जाता था। लेकिन 31 साल के शासनकाल में ली कुआन ने सिंगापुर को विकसित देशों की कतार में शुमार कराया। यही वजह है कि आज उनके निधन पर न सिर्फ उनके देश में गहरा शोक है, बल्कि पूरी दुनिया उनके काम को याद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि ली कुआन की जिंदगी आज भी अनुकरणीय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि वो एशिया के उन बड़े नेताओं में शुमार रहे जिन्होंने देश निर्माण को प्राथमिकता दी। A great friend of India, particularly since the launching of liberalization experiment in our country in 1991. करीब 55 लाख की आबादी वाले सिंगापुर को आज व्यापार और वित्तीय कारोबार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ली कुआन के किस तरीके से उनके विचार थे और किस तरीके से सिंगापुर को उन्होंने खड़ा किया और एक विकसित देशों की कतार में, अग्रणी मैं कहूं देशों की कतार में उन्होंने उसे पहुंचाया था, उनके बारे में और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन है। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से कहा जाता है सिंगापुर एक ऐसा देश जिसके पास कोई भी अपना रिसोर्स नहीं हुआ करता था, उस देश को जिस पोजीशन में खड़ा कर दिया, वो वाकई ली कुआन के अलावा शायद किसी और के बूते की बात नहीं थी। जी बेशक, रिसोर्स सिंगापुर के पास शायद सिर्फ 2 ही थे। एक की ज्योग्राफिया, जिस जगह पे लोकेट है सिंगापुर, मैरीटाइम रूट्स के एकदम बीच में, उस चीज को पहचानते हुए ली कुआन यू ने सिंगापुर को एक बहुत विशाल मैरीटाइम ट्रेडिंग पोस्ट के शक्ल में आगे बढ़ाया। और दूसरा कि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एक ऐसा छोटा सा देश जहां पे हालांकि चीनी ओरिजिन के लोग बहुमत में हैं, लेकिन मले समुदाय के लोग, हिंदुस्तानी वहां पे काफी भारी मात्रा में। तो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो एक तरह से इकोनॉमिकली ओरिएंटेड, कमर्शियली ओरिएंटेड काफी हद तक था, ऐसे एक सोसाइटी को आगे बढ़ाते हुए देश और इनको समेटते हुए एक देश बनाना, एक मुल्क का निर्माण करना, मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और उनके जाने के बाद सिद्धार्थ, न सिर्फ सिंगापुर में कहूं, भारत के लिहाज से भी एक बड़ा झटका, क्योंकि आर्थिक तौर पर बड़े साझेदार दोनों देश।
जी, झटका तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि ली कुआन यू साहब 1900 मतलब कि तकरीबन 2004 से कोई औपचारिक पद या अनौपचारिक पद सिंगापुर में नहीं संभाल रहे थे और एक तरह से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हालांकि 31 साल तक हालांकि 31 साल तक अपने मुल्क को चलाया, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम, एक व्यवस्था ऐसा बनाया कि पूरी तरह से उसमें कंटिन्यूटी है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम और मजबूत हो चुका है। तो कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाला है, कोई इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली उनके इंतकाल के बाद जो है कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लीडर 10, 15, 20, 30 साल तक रहते हैं, उनके जाने के बाद फौरी तौर पे सोसाइटी जो है टिक नहीं पाता, लेकिन सिंगापुर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सिद्धार्थ, सही कहा आपने कि कोई भी 3 दशक तक अगर सत्ता में रहे और प्रधानमंत्री जैसे पद पर उसके बाद वो छोड़ता है तो कई बार वो गाड़ी जो है पटरी से उतरती दिखती है। अगर मैं कहूँ आर्थिक मोर्चों पर हर दूसरे बड़े फ्रंट्स पर, और खासकर जिस तरह के वहां पर अलग अलग लोग वहां पर रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं उनके विजन को? अगर मैं कहूँ आज से 30 या 50 साल पहले जब उन्होंने शुरुआत की, किस तरह का विजन था और वाकई उस विजन को पूरी तरीके से वो मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल तौर पर उसे अमली जमा पहना पाए? मैं 3 चीजों को जो है ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। सबसे पहले कि ज्योग्राफिया को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम में, शीत युद्ध के टाइम में अमेरिका के जो सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उससे कंधा से कंधा मिलाते हुए सिंगापुर ने और ली कुआन यू साहब ने फैसला किया कि भाई सिंगापुर वेस्टर्न अलायंस या वेस्टर्न ग्रुपिंग का एक हिस्सा बनेगा। पहले साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आसियान एक एसोसिएशन खड़ा किया जिसके कलेक्टिव बेसिस पे जो है सिंगापुर ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पहचान बनाई। दूसरी कि इकोनॉमिकली एक पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी, जहां पे आयात निर्यात, इन्वेस्टमेंट, इन तमाम चीजों पे जहां अलग या दूसरे देशों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, सिंगापुर पूरी तरह से एक ओपन इकोनॉमी के रूप में उभर आया और जिसका काफी फायदा जो है सिंगापुर को 1960s और 70s के दशक में मिला। तीसरा जो उनका विजन कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक कमजोरी थी उनकी कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह से वो स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक ढांचा बेशक वहां पे है, लेकिन इंतखाबात या चुनाव जिस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं और जिस तरह से रूलिंग पार्टी ने डेफेमेशन लॉज और अलग अलग जो है औजार को इस्तेमाल करके जो विपक्षी दल है उनको एक तरह से बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया, ये भी एक तरह से ली कुआन यू साहब का एक विजन आप कह सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वहां पे बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेटिक राइट्स पे या मीडिया फ्रीडम पे या इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज सिंगापुर के लोगों ने जरूर किया होगा। लेकिन इस सबके बावजूद मैं कहूँ सिद्धार्थ, जो वाकई जो ये पॉइंट्स हैं उनकी नजर उनके मजबूत पक्ष हैं, लेकिन अगर हम दूर खड़े होकर देखें तो कई बार ये खामियां नजर आती हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की लोकप्रियता रही, मैं कहूँ पूरे सिस्टम से लेकर और जनता के बीच में, वाकई वो कहीं जो एक निष्पक्ष या फिर कहूँ कि जो कई बड़े फैक्टर होते हैं जो किसी एक सत्ताधारी दल या फिर उसके शासक को जो लंबे वक्त तक रहता है सत्ता में, उसको कुछ रोग लगते हैं, शायद उससे अलग थोड़े से खड़े नजर आए। मुझे लगता है कि सबसे जो एक पॉजिटिव अचीवमेंट उनका ये है कि पीसफुल ट्रांजिशन, मतलब कि एक वक्त आ गया जब 1990-91 में उन्होंने पद छोड़ दिया और लोगों को वहां पे बिठाया। हालांकि आज उनके साहबजादे, उनके बेटे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीच में जो है अलग लोग थे और यूं वैसे कहा नहीं जा सकता कि ली जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं ली लुंग साहब ये नेपोटिज्म के आधार पे या सिर्फ ली कुआन यू के बेटे होने के नाते वहां पे उस पद उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सारे एशिया में सारी दुनिया में लोगों को सीखना चाहिए कि भाई आप बेशक लोकप्रिय नेता हों और लोग आपको चाहते हों, लेकिन वंशवाद या परिवारवाद जो है सियासत में नहीं होना चाहिए। तमाम विकास की सीढ़ियां चढ़ी इस देश ने और नए कीर्तिमान स्थापित किए सिद्धार्थ, लेकिन एक आपकी नजर में कोई एक ऐसी बड़ी चुनौती है जिस पर अभी भी सिंगापुर को जूझना है, आगे बढ़ना है? मैं 2 चीजों को हाईलाइट करूंगा। एक तो जैसे पूरे एशियाई खित्ते में जो जियोपॉलिटिकल, जो सामरिक स्ट्रेटेजिक
रिश्ते चाइना और यूएस के बीच में खराब होते हुए नजर आते हैं। अगर हम 10 साल 15 साल की का एक जो है विजन रखें, तो ऐसे माहौल में सिंगापुर किस तरह से बैलेंस रख पाएगा? चाइनीज बहुमत वहां पे चाइनीज मूल के लोग रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ओरिएंटेशन सिंगापुर का प्रो अमेरिकन है, तो किस तरह से सिंगापुर अपना रोल वो निभा पाएगा? और दूसरी बड़ी चुनौती की आबादी जो है, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि सिंगापुर अब विकसित देशों के कतार में शामिल है, तो जाहिर है कि जो फर्टिलिटी रेट है वहां की, जो फैमिलीज हैं, बर्थ रेट जो है काफी गिर चुका है। पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है। इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं, पॉपुलेशन जो है आपका सिंगापुर में एवरेज उम्र जो है उसकी बढ़ती हुई जा रही है। तो पेंशन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, इन तमाम चीजों को मैनेज करना, खासतौर पे सिंगापुर के फ्री मार्केट ओपन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती इकोनॉमिक फील्ड में ली कुआन यू साहब के पुत्र को और जो अलग जो सिंगापुर के नेता, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सार्थक बातचीत के लिए हो आतंकवाद का खात्मा। प्रधानमंत्री ने लिखी नवाज शरीफ को चिट्ठी। देखिए पहली खबर, पाकिस्तान को संदेश, आज रात 8 बजे। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद से मुक्त माहौल में ही पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इस बीच दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में राष्ट्रीय दिवस के जलसे में जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता शामिल हुए। भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान से बातचीत में हुर्रियत की कोई भूमिका नहीं है। 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को नसीहत के साथ बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए भय और आतंक मुक्त माहौल का होना जरूरी है। सरकार का कमिटमेंट है वो बहुत साफ है कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री का यह रुख तब सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ रुके बिना शांति संभव नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के जलसे में शामिल हुए। Pakistan has always been very serious and sincere about improving our relations with India through peaceful dialogue process. We would very much like to resolve all our disputes, our problems through dialogue, including the core Jammu and Kashmir dispute. हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि भाई कश्मीर समस्या के समाधान के लिए, इसके रेजोल्यूशन के लिए मिलकर कोशिश करनी है। भारत को आगे आना है, पाकिस्तान को आगे आना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में किसी और की भूमिका नहीं हो सकती। The government of India prefers to speak for itself, having repeated it on so many occasions that there should be no scope for misunderstanding or misrepresenting India's position on the role of the so-called हुर्रियत। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात के बाद भारत ने विदेश सचिवों की वार्ता रद्द कर दी थी। हालांकि हाल ही में बातचीत की शुरुआत के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा गया। हालांकि निमंत्रण हाल में जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा अलगाववादी नेता मशरत आलम को भी गया था।
लेकिन बाद में उनका निमंत्रण रद्द किया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त भी जानबूझकर पुरानी सीमा लांघने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनसे वे पहले भी बात करते रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। उधर विपक्षी दलों ने अलगाववादियों से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात पर सरकार से सफाई मांगी। सरकार के सहयोगी दल शिवसेना ने अलगाववादियों के इस मुलाकात को भारत विरोधी करार दिया। ये समय आ गया है कि तुरंत स्पष्ट रूप से सरकार जवाबदेही दे और उत्तर दे देश को कि क्या उसकी नीति है, क्या उसका उद्देश्य है जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, वार्तालाप, इन सब विषयों में। अलगाववादी लोगों को बुलाने की जो बात चल रही है, मशहद आलम की बात चल रही है, कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट जो आतंकवादी है उनको बुलाने की और उनको रिस्पेक्ट देने की जो बात हो रही है, ये तो देश के लिए बहुत गंभीर बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, डिफेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो, सभी ने दिल्ली में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है उनको बुला के बहुत स्ट्रिजेंट एक्शन लेने की बात करनी चाहिए। Dialogue in any case is an essential component of any reconciliation. Dialogue has to happen. There is no end to any issue without a dialogue. But when dialogue, how dialogue, that has to be determined by the two countries. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत पर बहस की हिमायत भी की। इस बीच जबलपुर चर्च हमले मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो महाराष्ट्र में एनसीपी ने नवी मुंबई चर्च हमले के विरोध में आज विधानसभा से वॉकआउट किया। जबलपुर और नवी मुंबई में चर्च पर हमले की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। दिल्ली में सोमवार को राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के मन के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए जिस हद तक हमको जाना होगा, हम उस हद तक जाने को सदैव तैयार रहेंगे। राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है, तो वहीं उन्होंने धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून के लिए व्यापक बहस की हिमायत भी की है। ये धर्मांतरण, घर वापसी, इन सब सारी चीजों को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं, यदि इसके कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं, क्या हम इसके बारे में विचार नहीं कर सकते कि इसका समाधान क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार तड़के चर्च हमले मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं नवी मुंबई इलाके में भी चर्च हमले के विरोध में एनसीपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें कोई संवेदना नहीं दिखा रही है। जिस तरीके का भाषण हमारे मंत्री एकनाथ खड़से जी ने किया और जिस तरीके की उनकी भाषा थी, वो तो सुनने में भी हमें दुख हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में चर्च पर कथित हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़ा ऐतराज जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल का बचाव किया। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन का भी ऐलान किया। उधर बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की दलील खारिज की है। गांव के किसान के बेटे रविवार को रेडियो पर किसानों से मन की बात करने के बाद लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का पक्ष रखा। पंजाब के हुसैनीवाला में बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने गए प्रधानमंत्री ने बिल में किए संशोधनों को जायज ठहराया। किसान के बेटों का भी भला होना चाहिए और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसान का तो भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, किसान के बच्चों का भी भला चाहती है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सभी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इन दिनों किसान को गुमराह करने के लिए भांति भांति के प्रयास हो रहे हैं। कल मैंने रेडियो पर मेरी मन की बात में किसानों ने जितने सवाल पूछे थे, सारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं।
कांग्रेस ने बिल को पूंजीपतियों के पक्ष में बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उधर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री की दलीलों को नकार दिया है। सोमवार को उन्होंने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ा कला से भूमि बिल के विरोध में दिल्ली तक पदयात्रा को रवाना किया। मैं टोटल 23 पार्टियां जो है विरोध, ये सबको लेटर लिखा कि आप अंदर से लड़ो, हम बाहर से लड़ेंगे किसानों के भलाई के लिए, कि ये बिल संसद में पास नहीं होने देना। गौरतलब है कि बिल पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार इसके पक्ष में हवा बनाने की कोशिशों में जुटी है, तो विपक्षी दल भी जनता के बीच आंदोलन के जरिए इसकी खामियों को जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमय मौत के मामले की सीबीआई जांच होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया ने इसकी सिफारिश कर दी है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि डीके रवि के परिवार और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला किया गया है। कर्नाटक सरकार आईएएस डीके रवि की मौत की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसका ऐलान किया। ನಾವು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सच सामने लाना चाहती है और उसे पुलिस सीआईडी पर पूरा विश्वास है, लेकिन सबकी भावनाओं के मद्देनजर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सिद्धरामैया ने इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। In the statement, he alleged opposition parties are making politics regarding this death of DK Ravi. It is completely false. For that purpose, we protested and walk out from the assembly. What are all the, from last 1 week, this government, by leaking the several investigation issues to the public, but they cannot leak this case. I know. Real truth will come in future days, I think. राज्य सरकार इस मामले की सीआईडी जांच करा रही थी। आईएएस अधिकारी डीके रवि 16 मार्च को बेंगलुरु में अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। वो वाणिज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। कोलार जिले में उन्होंने रेत और भू माफियाओं पर शिकंजा कसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिंदल पावर को मिला कोयला ब्लॉक रद्द करने से खफा कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के तारा कोल ब्लॉक पर कोई फैसला न करे। कोयला मंत्रालय ने कंपनी को मिले 3 ब्लॉक की बोलियां नामंजूर की हैं। उनमें तारा के अलावा गारे पालमा के 2 ब्लॉक भी शामिल हैं। सरकार ने जीएसपीएल के 3 ब्लॉक के अलावा बालको की एक खदान का आवंटन रद्द कर दिया है। सरकार ने कुछ बोलियों के दोबारा जांच के भी आदेश दिए हैं। सरकार की दलील थी कि समान श्रेणी के कोल ब्लॉक के लिए दूसरी कंपनियों ने 600 गुना तक बोलियां लगाई। अब तक 33 कोयला खदानों का आवंटन हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता को जागरूक करने में सरकार विधायकों और सांसदों को भी शामिल करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज मिशन इंद्रधनुष मीडिया कैंपेन लॉन्च करने पर यह बात कही। मिशन इंद्रधनुष का मकसद दूरदराज के इलाकों में बच्चों का टीकाकरण है। बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण में जुटी है। इस योजना में उन 201 जिलों को फोकस किया गया है जहां आधे से भी कम बच्चों का टीकाकरण हो पाता है। यहां बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ और रोटरी के साथ चर्चा करने के बाद उन सारे इलाकों की मैपिंग की है जहां बच्चों का टीकाकरण होने में तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, और हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन चलती रहेगी। उस रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ यह कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष अलग से चलेगा। दरअसल भारत में करीब 65% बच्चों का ही टीकाकरण पूरा हो पाता है। 2009 से 2013 के बीच हर साल टीकाकरण में महज 1% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में टीकाकरण को जरूरी बताया है। We don't have 4 years polio in India, but neighboring countries, they have polio and therefore India is still at high risk of having polio importation. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में 1/4 बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण पूरा नहीं हो पाता। नवविक्रम सिंह,
राज्यसभा टीवी। मशहूर अभिनेता शशि कपूर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। सरकार ने साल 2014 के लिए सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान के लिए उनका चयन किया है। गौरतलब है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को यह सम्मान मिल चुका है। 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। शशि कपूर के इस रूप को तो सभी ने देखा और सराहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले वो पहले भारतीय कलाकारों में से एक हैं। दरअसल अभिनय तो उनके खून में था। शुरुआत हुई बाल कलाकार के रूप में। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूं। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जेनिफर कैंडल से और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। से न अखियां मिलाना। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अभिनेत्री नंदा के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। जब एंग्री यंग मैन का दौर आया तब भी वो दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।